नमस्कार दोस्तों, सीआईसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है संकट। दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इससे सवाल जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आओ सबसे पहले बात करते हैं अपन। हम इसकी 3 मेजर ट्रिक्स की बात करेंगे, जिसके अंदर पहली जो है वो है कार्बन की वैलेंसी के आधार पर। यानी अगर हमें कार्बन इस प्रकार से 4 वैलेंसी लिए हुए दिख जाए तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। इसी प्रकार जैसे कार्बन है तो इस कार्बन के साथ अगर एक डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसी कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि कार्बन अगर 2 वैलेंसी यानी डबल बॉन्ड के साथ हो और 2 डबल बॉन्ड के साथ हो और या एक ट्रिपल बॉन्ड हो या एक सिंगल बॉन्ड हो, यदि इस कंडीशन में हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अब ये हमारी सेकंड ट्रिक और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है। इसके अंदर सबसे पहले हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इस एन की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, स्टेरिक नंबर, या फिर हम इसको ही क्या कहेंगे, या इसको ही हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम के जो चारों तरफ पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे ही हम क्या कहेंगे, एन कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, यानी किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो पाए जाने वाले बॉन्ड पेयर हैं और जो लोन पेयर है उन्हीं को ही हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो दोस्तों, जब भी हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें एन की वैल्यू अगर 2 मिलेगी तो हम उसके लिए ट्रिक बना रखेंगे, है ना। यदि एन की वैल्यू 2 आती है तो उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। यदि 3 आता ही है तो उसको हम sp2 कहेंगे। 4 आती है उसे हम sp3 कहेंगे। 5 आएगी, यदि n की वैल्यू हमें 5 मिलती है तो हम उस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। यदि हमें 6 आती है तो 6 को हम क्या कहेंगे, sp3 7 आती है उसको हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब दोस्तों, हमने ये तो पता कर लिया कि n की वैल्यू ये आएगी तो इनको ये कहना है। अब n की वैल्यू आएगी कैसे, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है n बराबर 1/2 v प्लस m माइनस सी प्लस ए। अब देखो यहाँ पे जो ये v है, इस v को हमने क्या कहा, इस v को हम कहेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। यानी जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसके चारों तरफ, सेंट्रल एटम के, यानी सेंट्रल एटम के जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्या कहा, v कहा। m हम किसे कहेंगे, तो m हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट या यूनिवेलेंट स्पीसीज। यानी यूनिवेलेंट स्पीसीज का मतलब क्या है, जो एकल संयोजी यानी जो एक संयोजकता रखती है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, मोनोवेलेंट या यूनिवेलेंट स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, यहां पे हम C किसे कहेंगे, तो हम C कहेंगे केटायनिक चार्ज को, यानी केटायनिक चार्ज। और केटायनिक चार्ज कौन सा चार्ज, यानी जो प्लस चार्ज होता है उसको हम क्या कहेंगे, केटायनिक चार्ज। और A को हम क्या कहेंगे, ये एनायोनिक चार्ज बोलेंगे। दोस्तों, हमने बात करी है भाई V बराबर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। यदि ये सेंट्रल एटम हो तो इनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या होंगे, यानी इनका जो टोटल जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे यानी आउटरमोस्ट, वो कितने होंगे, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन लेना है। यदि ये वाली सीरीज मिले तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन लेना है, और यदि नाइट्रोजन वाली सीरीज मिले तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन लेना है। ऑक्सीजन वाली सीरीज मिले हमें 6 इलेक्ट्रॉन लेना है, और हेलोजन वाली अगर सीरीज मिले तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन लेना है, और यदि ये अक्रिय गैस वाली मिले तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन लेना है। अब बात हुई ये तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम की। अब बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ ये जो यूनिवेलेंट स्पीसीज, कौन कौन सी यूनिवेलेंट स्पीसीज है हम उनकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, यूनिवेलेंट स्पीसीज कौन कौन सी है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप कौन कौन से हैं, यानी यूनिवेलेंट स्पीसीज अगर हमें ये ग्रुप मिल जाए तो हम बात करेंगे OH, NH2, CH3, SiMe3 या एल्काइल ग्रुप etc। बाइवेलेंट स्पीसीज कौन कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, ये CH2, NH आदि। ट्राइवेलेंट जैसे NCH, ये ट्राइवेलेंट स्पीसीज होती है। केटायनिक चार्ज हमें मॉलिक्यूल दिया होगा तो उसके साथ प्लस चार्ज दिया होगा,
और अगर एनायनिक चार्ज देगा तो वो माइनस चार्ज उसके साथ इंक्लूड करेगा। तो आओ अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 1, इसके अंदर सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के आधार पर कैसे इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो वो बात करते हैं। इसके अंदर जो सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। यानी इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें हाफ और फिर हमें क्या रखना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कितने हैं, तो हम बात करके आए थे 6। फिर क्या देखना है, फिर हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। अब यहाँ पे यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे यूनिवेलेंट स्पीसीज एक भी नहीं है। क्यों, ऑक्सीजन क्या है, एक बाइवेलेंट स्पीसीज है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 0। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमें एनायनिक चार्ज दिख रहा है, यानी कैटायनिक चार्ज नहीं है। जब कैटायनिक चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको लेंगे नहीं। और यहाँ पे जो माइनस चार्ज दिखेगा उसको हमें क्या करना है, प्लस चार्ज करना है। यानी माइनस को यहाँ पे फॉर्मूले में क्या करना है, प्लस करना है। क्योंकि हम देखो एनायनिक चार्ज को, यानी जो एनायनिक चार्ज माइनस होता है उसको हमने फॉर्मूले में क्या किया है, प्लस किया है। तो इसका मतलब हमको ये डायरेक्ट क्या कर देना है, ये कर देना है। जैसे ही हमने ये किया, अपना रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया ये, यानी 4। यानी एन की वैल्यू कितनी पता हो, एन की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4। और 4 को हम क्या बोल के आए थे, यानी यदि एन का मान 2 होता है तो उसको हम sp बोल रहे थे। एन का मान अगर 3 था तो उसको हम sp2 बोल रहे थे। और एन का मान अगर 4 है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आओ हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। दोस्तों ये अपना एग्जांपल नंबर 2 है। अब इसमें देखो I3, यानी इसने I3 माइनस दिया है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे कि यार I3 दिया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, इसकी एक्चुअल फॉर्म में लानी है। और वो क्या करना है, वो क्या करेंगे कि ये I और I2 माइनस है। अरे अब तो निकाल सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन, अब तो निकाल सकते हो। तो हम इसकी n की वैल्यू पता करेंगे। और वो कैसे पता करेंगे, इस फॉर्मूले के माध्यम से। इसके अंदर वैलेंस सेल में आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 7। फिर हम बात करेंगे इस यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी जुड़ी हुई है, तो अब बात करेंगे हम 2। यानी आयोडीन एक क्या है, यूनिवेलेंट स्पीसीज है। तो इसका मतलब 2 यूनिवेलेंट स्पीसीज जुड़ी हुई है। और हमारे पास चार्ज कितना है, अब हमारे पास कैटायनिक चार्ज है नहीं, हमारे पास एक एनायनिक चार्ज है। और वो एनायनिक चार्ज हम क्या करेंगे, माइनस चार्ज को प्लस करेंगे, यानी प्लस कर देंगे। और यदि इसकी जगह प्लस चार्ज आता तो उसको हम क्या कर देते, माइनस कर देते। अरे आई क्या बात समझ में, 7 2 8 9 1 10। यानी हमारा जो हम क्या बात करके आए थे, यानी n की वैल्यू अगर 4 थी उसको हम sp3 बोल रहे थे। और अगर n की वैल्यू 5 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, यानी sp3t। ये कुछ सवाल हैं जिन्हें आप खुद को करना है और इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से इनका उत्तर देख सकते हैं। दोस्तों हम ट्रिक नंबर 2 की बात करके आए थे। उसके अंदर हमें n की वैल्यू सीधे सीधे मिल रही थी, यानी 2 मिल रही थी, 3 मिल रही थी, 4 मिल रही थी, 5 मिल रही थी, 6 मिल रही थी, 7 मिल रही थी। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है और उनके अंदर हमें 2 ना मिलकर 2 की जगह 2.5 मिल जाए, 3 ना मिलकर 3.5 मिल जाए, 4 की जगह 4.5 मिल जाए। अब ऐसा हमें क्या करना है कि वो वैल्यू, भाई हमें वो तो मिल गई, लेकिन अब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए या तो उन्हें 2.5 मतलब 2.5 की जगह हमें 2 लाना पड़ेगा या 3 मानना पड़ेगा। यानी या तो हमें 2.5 मिल गई तो इसका मतलब या तो हमें उसको 3 लेके जाना है, या तो हमें उसको 3 मानना है, या फिर हमें उसको 2 मानकर आंसर देना है। अब ये कंडीशन है। अब ये इस कंडीशन को हम कैसे सोल्व करते हैं कि हमें कब तो 2.5 को कब तो 2 मानना है और कब 3 मानना है। तो आओ हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अपनी जो ट्रिक नंबर 3 है वो ये है कि यदि कोई मॉलिक्यूल Z और A, Z को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम, A को हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग एटम, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। अब बात करते हैं अपन इनके 2 मेजर पॉइंट की, जिसके अंदर यदि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज्यादा हो, यानी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, एक तो कंडीशन ये देते, दूसरी कंडीशन हमें ये भी तो मिल सकती है, ये A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z के बराबर हो या उससे ज्यादा हो।
या फिर ये कंडीशन हमें ये भी मिल सकती है कि एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड से ही ज्यादा हो। अब दोनों ही कंडीशन सेम हैं, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि इसके अंदर अगर लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पे एब्सेंट होंगे, यानी लोन पेयर एब्सेंट हो और यहाँ पे विद लोन पेयर हो। तो देखो दोस्तों, यदि इस वाली कंडीशन के अंदर अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो हमें क्या करना है, यानी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही, यानी सराउंडिंग एटम की सेंटर एटम से ज्यादा हो और लोन पेयर एब्सेंट हो, यानी लोन पेयर उपस्थित नहीं हो, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इनका ओड इलेक्ट्रॉन है वो हमें काउंट करना है। अब वो ओड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, यानी अगर 2.5 को हमें क्या करना है, 3.0 कर देना है ना। अगर 3.5 है तो उसको हमें क्या करना है, 4 कर देना है, और इसी प्रकार हम आगे भी करते जाएंगे। लेकिन यदि इस वाली सिचुएशन आ जाए, ये ऐसी सिचुएशन आ जाए और उसका लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो यदि हमें ये वाली कंडीशन मिले तो हमें क्या करना है, 3.5 को हमें 3 कर देना है, 3 कर देना है, 4.5 को 4 कर देंगे, 5.5 को हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। यानी इसका मतलब जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, लोन पेयर के साथ मिलकर एक नया ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस वजह से ये क्या करेंगे, 3.5 की जगह 3 जाएगा, यानी वो ओड इलेक्ट्रॉन उसके साथ ना जाकर वो लोन पेयर के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं देते। इस वजह से हमें 3.5 की जगह अगर मिले तो उसको 3 कर देना है, 4.5 की जगह 4 कर देना, इस प्रकार से। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल की तो बात करें, अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो आओ हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये है एक एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एन की वैल्यू हम अच्छे से पता करके आए हैं पीछे कि एन की वैल्यू, एन का जो एन के जो सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। मोनोवेलेंट स्पीसीज कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, यानी 5/2 बराबर 2.5। अब हमें आंसर क्या मिला है, 2.5 मिला है। अब ये मिलने के बाद हमें इस वाली कंडीशन पे आनी है और इस वाले रूल को अप्लाई करना है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन क्या है, सराउंडिंग एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ये वाली तो मिल गई, अब हमें क्या करना है, लोन पेयर देखना है। क्या ऑक्सीजन के इसके पास लोन पेयर उपस्थित है, तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि जब ये वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 को हम 3.0 कर देंगे, यानी इसका आंसर हमें क्या मानना है, ये वाला मानना है, और इसके आधार पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। दोस्तों ये अपने कुछ एग्जाम्पल हैं और इन एग्जाम्पल को आपको खुद करना है और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है, फिर हम वहाँ इनके आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से आप इनके आंसर पता कर सकते हैं।